वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार को। इसके अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 12, 13, 14 और 15 को देख लिया। अब इस 15 में हमने क्या देखा कि जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यह आर्टिकल 15 में था। अब हम लोग देखें इस आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या है कि एक केस आया था चंपकम दोराई राजन, जो कि एक ब्राह्मण महिला थी, उसके बीच और मद्रास राज्य के विरुद्ध 18 जून 1951 का यह मामला था। तो 18 जून 1951 में एक केस आया था चंपकम दोराई राजन, जो कि ब्राह्मण महिला थी। तो उन्होंने मद्रास राज्य के विरुद्ध केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। क्यों केस किया था? क्योंकि हमने बताया था कि आर्टिकल 15 में एक अपवाद बताया गया है कि ब्राह्मणों, महिलाओं और शोषित वर्गों के लिए यह जो नियम होता है आर्टिकल 15 का, वह अपवाद माना जाता है, लागू नहीं होता है। तो इसी पर एक केस था। केस क्या था कि 7 जून 1950 ईस्वी को मद्रास प्रांत ने SC, ST और OBC को मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आरक्षण दे दिया था। यह जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो OBC हैं, उनको आरक्षण दे दिया था। किसने? मद्रास प्रांत ने, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो जिससे एक ब्राह्मण महिला थी जिनका नाम था चंपकम दोराई राजन। तो चंपकम दोराई राजन ने मद्रास राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, केस कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्राह्मणों को इसमें क्या होगा कि जो सवर्ण जाति के हैं, उच्च जाति के हैं, तो इसमें उनको घाटा हो जाएगा, सीटों पर उनकी प्रवेश नहीं हो पाएगी और ये जो जाति हैं वे एडमिशन ले लेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को क्या किया? तो सही ठहरा दिया। क्यों सही ठहराया? उसने कहा कि ये जो SC, ST हैं, OBC हैं, ये समाज में पिछड़े जाति के हैं, ये समाज में शोषित हैं, तो इनको आगे आना बेहद जरूरी है। तो इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। इसी आधार पर उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उनकी सरकार ने एक संविधान में संशोधन कर दिया 18 जून 1951 ईस्वी को, और संविधान में संशोधन किया और इसके बाद SC, ST और OBC के लिए जो आरक्षण है वह प्रावधान लागू कर दिया। और आर्टिकल 15 में एक चौथा शर्त जोड़ दिया कि SC, ST और OBC के लिए किसी भी सेक्टर में प्रवेश के लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। तो एक प्रकार से संविधान का संशोधन कर दिया 18 जून 1951 ईस्वी को, और यह चौथा शर्त जोड़ दिया गया आर्टिकल 15 में। क्या शर्त जोड़ा गया? कि राज्य चाहे तो अपने नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो समाज के शोषित वर्ग हैं उनके लिए, ताकि वे समाज में आगे आ सकें। आर्टिकल 15 का एक 5वां शर्त भी है। यह 5वां शर्त क्या है कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं अर्थात SC, ST और जो OBC है, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनके अभ्यर्थियों को आरक्षण के आधार पर प्रवेश दे सकता है। यह संविधान संशोधन हुआ 2005 में, 93वां संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 15 में 2005 में 93वां संविधान संशोधन करके एक शर्त जोड़ा गया, जिसमें क्या शर्त था कि राज्य को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वह जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर बाकी सारे जो है, जो गवर्नमेंट और NGO शिक्षण संस्थान है अर्थात सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान, तो उन सभी में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्या कर सकती है? तो प्रवेश दे सकती है। उदाहरण के लिए
जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो इन सभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, तो इन सभी में क्या कर सकती है, तो वह प्रवेश दे सकती है। इन सभी को छोड़कर, जैसे ये सभी क्या है, तो माइनॉरिटी के यूनिवर्सिटीज हैं। अब है आर्टिकल 16, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, इसमें लिखा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन अर्थात क्या, जितने सारे सार्वजनिक रोजगार हैं उन सभी में सभी लोगों को रोजगार की समान अवसर प्रदान की जाएगी। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, यह है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। इसमें भी कई शर्त हैं, जैसे कि पहला शर्त क्या है, तो पहला शर्त है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो राज्य के अधीन जितने सारे पद हैं, तो उन सभी पदों पर नियुक्ति से संबंधित किसी भी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी, तो समानता होगी। अर्थात राज्य कोई पद निकालता है तो उस पद पर सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान की जाएगी। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई विशेष के लिए अलग से यह पद निकला तो उस पर SC ST नहीं जाएंगे, अगर SC ST कहीं निकला तो उस पर जनरल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी में पदों का बंटवारा करके ही क्या निकलेगा, तो नियुक्ति के समान अवसर प्रदान होंगे। सभी का अलग अलग सीट का बंटवारा होगा। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसमें दूसरा शर्त क्या बताया गया, दूसरा शर्त बताया गया कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि कोई नियुक्ति निकलती है तो वह किसी विशेष धर्म के लिए नहीं होगा, किसी विशेष मूल के लिए नहीं होगा, किसी विशेष जाति के लिए नहीं होगा, कोई कि ऐसा नहीं कि केवल महिला के लिए निकल रहा है, केवल पुरुष के लिए। लिंग के आधार पर, जन्म स्थान, उद्भव, निवास, इन सभी के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा शर्त क्या है कि संसद विधि बनाकर सरकारी सेवाओं के मामले में किसी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है। अर्थात संसद यह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं के मामले में किसी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है। अर्थात किसी स्टेट का वैकेंसी निकला तो राज्य क्या कर सकती है कि उसी स्टेट के नागरिकों के लिए समान ज़्यादा अवसर प्रदान कर सकती है कि अगर उस देश के, उस राज्य के नागरिक हैं तो उनको आरक्षण का प्रावधान मिलेगा, तो इसके लिए वह निवास प्रमाण पत्र मांगेगी। यदि मान ले उदाहरण के लिए जैसे कि 100 सीट की रिक्ति आई, 100 सीट का वैकेंसी आया, तो सरकार क्या कर सकती है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का सरकार है, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के लिए एक वैकेंसी आई 100 सीट का, तो 100 सीट के लिए शिक्षक की वैकेंसी आई, तो उसमें सरकार 50% सीट उस महाराष्ट्र सरकार के लिए लागू कर सकती है, महाराष्ट्र राज्य के लिए, कि महाराष्ट्र जो राज्य के विद्यार्थी हैं तो वह 50 सीट पर जाएंगे, बाकी जो 50 सीट है उस पर अन्य राज्यों के विद्यार्थी क्या करेंगे, तो अप्लीकेबल होंगे। क्यों करेगी, तो राज्य का विकास करने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए यह संसद क्या की है, तो संसद को अधिकार दिया गया है। अगर संसद को ही यह अधिकार क्यों दिया गया, यह स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि यदि स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा ऐसे करने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है,
तो अपने ही राज्यों के लिए लाभ उठा सकती है। जैसे कि 50 सीट तो पहले से तय है, तो बाकी जो 50 सीट है उसमें भी अपने राज्यों के विद्यार्थियों के लिए क्या कर सकती है, तो सीट का गबन कर सकती है। तो पक्षपात पूर्ण रवैया हो जाएगा। इसीलिए संसद को दिया गया है केंद्र को, यह जो काम करने का शक्ति दिया गया है यह केंद्र के पास दिया गया है, ताकि पक्षपात न हो। तो इससे राज्यों का विकास भी हो जाएगा और पक्षपात भी नहीं होगा। तो यह तीसरा शर्त है। जो तीसरा शर्त है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जोड़ा गया, क्योंकि उस समय क्या थी, तो राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी, याद रखेंगे। तो यह जो तीसरा शर्त है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जोड़ा गया था। इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि उस समय जो राज्यों की स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत तुरंत आज़ाद हुआ था, तो राज्य अभी आज़ादी के दौर से ही, गुलामी के दौर से ही गुजर रहा था, तो उसके अभी विकास का दौर चल रहा था। तो तीसरा शर्त स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जोड़ा गया, क्योंकि उस समय राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो यह तो था हमारा आर्टिकल 15 का केस और आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के बारे में कुछ और फैक्ट है। हम लोग बहुत सारे केस को देखेंगे और एक एक चीज बारीकी से इस फंडामेंटल राइट को हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। कई सारे केसेज हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यह जो पॉलिटी चल रहा है पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में। तो इसे बार बार रिपीट करके देखते रहें और समझते रहें, और पूरा जो इंडियन पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट है उसे शुरू से अंत तक देखें, ताकि ये चीज़ें आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी और आगे आने वाला एग्जाम में सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें और बार बार वीडियो को रिपीट करके देखते रहें। तब तक नमस्कार, जय हिंद।